राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो आप भी अगर सूर्य बनना चाहते हैं, अगर चमकना चाहते हैं तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको भी रातें काली करनी पड़ेगी। और अब तो एग्जाम नजदीक है, हो जाइए तैयार और करते हैं शुरुआत आज के अपने इस अध्याय की, जिसमें हम हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य की हमारी जो 2000 प्रश्न उत्तरों की जो सीरीज है उसका यह है नेक्स्ट पार्ट। और इसमें हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। बिल्कुल तैयारी के साथ, बिल्कुल सटीकता के साथ और बिल्कुल याद करने के इरादे के साथ हम आज की इस क्लास में बढ़ेंगे आगे। तो आइए करते हैं शुरुआत। और हमारा पहला प्रश्न आपके सामने है बच्चों। पहला प्रश्न है कि एक्सपोर्ट शब्द का पारिभाषिक शब्द छांटिए। आपकी जो पारिभाषिक शब्दावली में से जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसका अब भी अपन अभ्यास कर रहे हैं। यहाँ पर रिक्त स्थान के प्रश्न भी करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न है वो भी करेंगे। जैसा कि रेगुलर मैं आपको रोज ही बता देता हूँ, जितने प्रकार के सारे एग्जाम के हिसाब से, जो पैटर्न के हिसाब से जो क्वेश्चन हैं हम उसके हिसाब से हमने ये तैयार किए हैं। तो जो बड़े प्रश्न है वो भी करेंगे और बाकी सारे कंप्लीट जो है वो पैटर्न के हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो एक्सपोर्ट शब्द का पारिभाषिक शब्द आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने, एक आयात, ऑप्शन ब है निर्यात, ऑप्शन सा है निपुण और ऑप्शन द है मांगना। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। बिल्कुल आपने जिन्होंने जो है वो राइट आंसर अनुमान लगाया है, करेक्ट आंसर है इसका एक्सपोर्ट का मतलब होता है बच्चों आयात। एक्सपोर्ट का मतलब आयात होता है और निर्यात जो होता है उसे एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात, एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात और इंपोर्ट का मतलब होता है आयात। आयात करना, जब विदेशों से चीजें अपन माल मंगवाते हैं वो आयात कहलाता है, उसे इंपोर्ट कहते हैं, उसे इंपोर्ट है ना, इंपोर्ट कहते हैं। और एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात, वस्तुएं विदेशों को भेजना, एक देश से दूसरे देश को माल भेजा जाता है वो एक्सपोर्ट कहलाता है, वो निर्यात कहलाता है। नेक्स्ट हमारा दूसरा प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा दूसरा प्रश्न है, मतलब कंटिन्यूस अपन करेंगे तो क्रम के हिसाब से हमारा ये 12वां प्रश्न है कि जहां सौंदर्यता का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए। वैसे सौंदर्यता नहीं है, सुंदरता है ना, ये राइट शब्द। यहां पर भी जो है एक प्रकार से ये जो काव्य के जो दोष होते हैं तो यहां पर आपको इस तरीके से तुरंत पकड़ लेना है कि इसमें कौन सा दोष है। तो जहां जहां सुंदरता का, सौंदर्यता की जगह आप यहां पे लिखेंगे कि जहां सुंदरता का, जहां सुंदरता, सुंदरता या फिर सौंदर्य, या फिर रहेगा सिर्फ सौंदर्यता नहीं रहेगा वहां पे, ठीक है। तो अगर आपको ये इस तरीके से करना पड़े तो खाली ये कट जाएगा। जहां सौंदर्य का वर्णन इतना बड़ा चढ़ा करके किया जाए कि लोक मर्यादा का उल्लंघन कर जाए तो वहां पे अलंकार होता है। वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति का मतलब होता है किसी बात को बड़ा चढ़ा करके कहना, संभव नहीं उतना बड़ा चढ़ा करके कहना कि जहां लोक मर्यादा का उल्लंघन हो जाए। मतलब एक सामान्य जो धारणा है और वो भी अगर लांग दी जाए तो वो होता है अतिशयोक्ति अलंकार। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। अब इसमें आपको बताना है कि इन पंक्तियों में अलंकार कौन सा है। ये जो पंक्तियां हैं आपने देखा, ये जो पंक्तियां हैं इसमें आपको बताना है अलंकार, कि इसमें अलंकार कौन सा है। तो बच्चों आपको बताना है इन पंक्तियों में अलंकार, इन पंक्तियों में भी अतिशयोक्ति अलंकार है। अभी हमने जो प्रश्न देखा था है ना, कि जहां लोक मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, तो यहां पर देखिए कि निंदक नियरे राखिए, जो हमारी निंदा करने वाले लोग हैं वो पास में बने रहें, वो हमारे दोष हमारी कमियां हमें बताते रहें ताकि हम और ज्यादा सुधार करते रहें। तो ये इसमें यहाँ पे आगे बात करिए कि भाई बिना पानी बिना साबुन के हम निर्मल होते रहते हैं, निर्मल होते रहते हैं। तो पानी और साबुन से तो हम स्नान करते हैं तो ऊपर जो हमारा शरीर है वो साफ होता है, लेकिन यहाँ पर तो बिना पानी और बिना साबुन के ही इस तरीके की बात की, तो ये तो एक प्रकार का भाई अतिशयोक्ति हो गई। तो ये तो एक अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं 14वां प्रश्न।
14वां प्रश्न है कि पुरुष की भीरुता की पूरी निंदा करते हैं, वाक्य में शब्द शक्ति कौन सी है? आपको जो 3 अपनी शब्द शक्तियां हैं उसमें से ये बताना है, ये जो वाक्य, इस वाक्य को पढ़ करके। तो यहाँ लिखा हुआ है भाई ये अभिधा शब्द शक्ति है, और मैंने पहले भी बताया था आपको कि अभिधा शब्द शक्ति कहाँ होती है, जहां वाक्य को पढ़ते ही उसका सामान्य अर्थ हमें जब समझ में आ जाता है तो वहां पे अभिधा शब्द शक्ति होती है। तो यहाँ पे वाक्य को पढ़ते ही हमें क्या समझ में आ रहा है कि पुरुष की भीरुता, भीरुता मैंने कायरता, कायरता, पुरुष जो कायर पुरुष होते हैं उनकी पूरी निंदा करते हैं। तो बिल्कुल निंदा करते हैं, इसमें और कोई अर्थ नहीं है इसका, सिर्फ यही है कायर लोगों की हमेशा निंदा की जाती है। तो सीधा शाब्दिक अर्थ हमें समझ में आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हो गया अभिधा शब्द शक्ति। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 15वां प्रश्न है कि हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है? आप बताइए हिंदी में कितने स्वर होते हैं, स्वर कितने होते हैं? आपको याद करना है हिंदी में स्वर कितने होते हैं, आपको याद करना है हिंदी में व्यंजन कितने होते हैं। ये आपके व्याकरण वाले भाग में है ना, आपको पूछा जाएगा। आपको याद करना है हिंदी में, हिंदी वर्णमाला में अक्सर टोटल जो वर्ण होते हैं वो कितने वर्ण होते हैं, वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, ये सारी चीजें ध्यान रखनी है आपको। अब हिंदी भाषा में स्वरों की अगर बात करें तो आपको याद होगा, जैसे अपन 12 कड़ी सीखते हैं उसमें पहली पंक्ति होती है अ आ वाली। तो यहाँ जो अ आ है ना, उसमें अंतिम जो वर्ण है अह, उसको स्वरों में काउंट नहीं किया जाता है, उसको स्वरों में शामिल नहीं किया जाता है। तो हिंदी में 11 स्वर होते हैं। देखो जैसे अ, ये पहला हो गया अ, फिर हो गया आ, फिर हो गया ई, फिर हो गया बड़ी ई, उसके बाद हो गया ऊ, छोटा ऊ, उसके बाद हो गया बड़ा ऊ, उसके बाद हो गया ए, फिर हो गया आई, फिर हो गया ओ, फिर हो गया औ, और फिर हो गया अंग। अब देखो, अब काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो ये 11 स्वर होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। बाकी व्यंजन वर्णमाला वो सारे अपन कर रहे हैं। नेक्स्ट हमने क्वेश्चंस बना दिए हैं, पूरी के पूरी सीरीज हमने तैयार कर लिए, तो वो सारे क्वेश्चंस उसमें आ जाएंगे। अगर पहले से बता दूंगा तो फिर जो है वो आनंद नहीं आएगा। तो नेक्स्ट जो भी जो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको अगली सीरीज में मिल जाएंगे। और ये जो हमारी सीरीज है ना बच्चों, ये पूरी जो 2000 प्रश्नों की जो हमने सीरीज तैयार करी है, 2000 प्रश्न उत्तर जिसमें हैं, ये सीरीज आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। और हमारा ऐप है बच्चों एजुकेशन राइज, एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है। और इस ऐप में हमने ये 2000 प्रश्नों उत्तरों की सीरीज हिंदी कंपलसरी की, वहाँ पे आपको टोटल मिलेगी, पीडीएफ भी मिलेगी, वहाँ पे आपको इससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो भी आपको वहाँ पर मिलेंगे। इसके अलावा हमने 2000 प्रश्न उत्तरों की सीरीज जो है वो हिंदी साहित्य की, अगर आपका सब्जेक्ट है हिंदी साहित्य, तो हिंदी साहित्य की भी मिलेगी, हिंदी अनिवार्य की भी मिलेगी। 5000 प्रश्नों की सीरीज जो हमने शुरू करी है इतिहास की, अगर आपका सब्जेक्ट है इतिहास, तो ये इतिहास में आपको 5000 प्रश्न मिलेंगे। और 5000 प्रश्नों की सीरीज हमारी है राजनीति विज्ञान की, अगर आपका विषय है राजनीति विज्ञान, तो ये भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगे। ऐप है एजुकेशन राइज, प्ले स्टोर पर आपको मिलेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर आप क्लिक करके भी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा एक नंबर है व्हाट्सएप नंबर, हमने ग्रुप बना रखे हैं, तो ये जो पीडीएफ होती है वो हम ग्रुप में भी शेयर करते हैं। ग्रुप में आपको एक एक दिन की पीडीएफ मिलेगी और ऐप में सारी कंप्लीट पीडीएफ एक साथ मिलेगी। तो अगर उस ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर मैं आपको अभी नंबर दूंगा, तो उस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। जैसे ही मैसेज करेंगे आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और व्हाट्सएप ग्रुप ध्यान रखना 2 है, उसमें से कोई भी एक ज्वाइन करिए, क्योंकि दोनों में सेम कंटेंट हम जो है वो प्रोवाइड कराते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, और अब यहां पर हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं बाकी चीजें आपको आगे बताता जाऊंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 16वां, विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम क्या है? जैसे मैं बोल रहा हूं, तो मैं जो बोल रहा हूं, जो अभिव्यक्ति कर रहा हूं, वो माध्यम क्या है उसका? संकेत है, भाषा है, शब्द है, या ध्वनि है? तो बच्चों राइट आंसर रहेगा इसका कि भाषा जो है ना, भाषा जो है ये अभिव्यक्त करने का माध्यम है। हमारे विचारों को, हमारे जो हमारी अभिव्यक्ति होती है उसको हम भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो गया ऑप्शन ब। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा देखो लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, थोड़े बड़े प्रश्न भी लिए हैं, बड़े प्रश्न भी शामिल हैं, क्योंकि हमारे परीक्षा में जिस जिस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं वो सारे अपन इसमें करेंगे। तो प्रश्न ये है कि जूझ कहानी में बसंत पाटिल कौन था। ध्यान रखना, डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाएंगे और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं कंप्लीट आपको तैयार करवा रहा हूँ, और मेरी कोशिश है कि इसी क्लास में आप सब कुछ तैयार कर लीजिए, इसी क्लास में आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि बाद में करेंगे से कुछ नहीं होता है, टालिए मत किसी भी चीज को। तो यहां देखो लिखा हुआ है कि जूझ कहानी में बसंत पाटिल कौन था। तो पहले तो आपको यह करना है कि भाई जूझ कहानी आपको फटाक से दिमाग में आ जाना चाहिए, जूझ कहानी क्या है, उसका लेखक कौन है, उसके बाद उस लेखक में और उस पाठ में और कौन कौन से पात्र है। फिर आपको याद आएगा, अच्छा हमें याद आया एक बसंत पाटिल नाम का लड़का था। तो बसंत पाटिल जो है वो लेखक, यानी लेखक का नाम है आनंद यादव। आनंद यादव की कक्षा का एक छात्र था। ध्यान रखना, आनंद यादव जब पढ़ने गया तो शुरू में थोड़ी परेशानी आई, बाद में इसने बसंत पाटिल से दोस्ती कर ली थी। तो बसंत पाटिल आनंद यादव की कक्षा का एक छात्र था, जो शरीर से दुबला पतला था, शांत स्वभाव का था, लेकिन पढ़ने में बड़ा ही होशियार था। तो ये था बसंत पाटिल। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला प्रश्न है हमारा 18वां। यशोधर बाबू अपने बच्चों के संबंध में प्राय किसनदा का कौन सा फीकरा दोहराते थे। याद आ गया होगा आपको ये पाठ कौन सा है। तो इसमें जो है ना, यशोधर बाबू बार बार जब भी कोई बात होती थी तो वो यशोधर बाबू जो है वो किसनदा की बातों को उसमें घुसेड़ देते थे। तो इसी तरीके से जब बच्चों से रिलेटेड कोई बात होती थी तो उसमें भी किसनदा का कोई एक फीकरा वहां पे दोहरा देते थे। और वो फीकरा क्या था, यशोधर बाबू यह फीकरा दोहराते थे कि जिम्मेदारी सिर पर पड़ेगी तब सब ठीक हो जाएगा। बच्चे नहीं मान रहे थे तो कहा बेटा अभी तुम्हें पता नहीं चलेगा, लेकिन जब बड़े हो जाओगे, जब जिम्मेदारी सर पे आएगी तुम अपने आप ठीक हो जाओगे। ऐसा कौन कहता था, ऐसा जो है किसनदा कहते थे बच्चों। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है 19वां प्रश्न कि पहलवान की ढोलक कहानी का संदेश क्या है बताइए। आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा, फणेश्वर नाथ रेणु की ये कहानी पहलवान की ढोलक, उसका मुख्य संदेश बताना है आपको। ध्यान रखना प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न को समझिए, प्रश्न को समझने के बाद आप आंसर दीजिए तो आपका सही जवाब आ जाएगा। यहाँ पे पूरी कहानी का मुख्य संदेश आपको लघुत्रात्मक प्रश्न में बताना है। तो देखो, पहलवान की ढोलक कहानी जो है, इसमें कहानीकार ने, आप यहाँ पे कहानीकार लिख सकते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं फणेश्वर नाथ रेणु ने कला का स्वतंत्र मूल्य होने का संदेश दिया है। बस बात खत्म हो गई। मुख्य संदेश क्या है, जो कलाएं होती है, हर किसी में जो प्रतिभाएं होती है, वो प्रतिभा जो है वो स्वतंत्र होती है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति उसको प्रलोभन देगा तभी प्रतिभा निखरेगी, तभी वो कला बाहर निकलेगी, ऐसा नहीं है। कला तो हमेशा जो है वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती है। आपने देखा होगा जब पहलवान ढोलक बजाता, पहलवान पहले जब कुश्ती लड़ता था तो कुश्ती लड़ने के दौरान उसे जब मेले में मना किया, फिर भी वो कुश्ती लड़ा और वो जीता, फिर दरबार में गया, वो अपना प्रदर्शन वहां पे करता रहा। अंत में जब उसे निकाल दिया वहां से, तब भी वो अपना ढोलक बजाता रहा, तब भी वो अपने गांव के बच्चों को पहलवानी सिखाता रहा, तब भी वो अपने दोनों बच्चों के साथ, अपने दोनों बेटों के साथ अपनी कला का प्रदर्शन करता रहा। यही बात यहां पे लिखी है कि कलाकार कभी भी परमुखापेक्षी नहीं होता। परमुखापेक्षी का मतलब होता है दूसरों पर आश्रित। परमुखापेक्षी नहीं होता, मानवता की साधना करने और जीवन सौंदर्य की रक्षा के लिए कला की प्रासंगिकता बनाए रखना कलाकार के साथ ही समाज के सभी जनों का भी कर्तव्य होता है। तो यह है पहलवान की ढोलक कहानी का मुख्य संदेश। ये जो हमने पहलवान की ढोलक का लिखा है, इसी तरीके से आपको जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब का मुख्य मुख्य संदेश याद कर लीजिएगा, क्योंकि किसी भी पाठ से, किसी भी कविता से, किसी भी काव्य से आपका मुख्य संदेश पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं, लेकिन बच्चों मैं आपको बता दूं, आगे बढ़ने से पहले मैंने आपसे कहा था कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसमें अगर आप जुड़ना चाहते हो तो मैं एक नंबर आपको दूंगा, तो मैं आपको नंबर दे देता हूं, उस नंबर पर आप मुझे मैसेज करिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा
अलावा मैंने हमारे जो ऐप के बारे में बताया, वहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्सेज मिलेंगे हिंदी के अलावा हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी साहित्य, इंग्लिश कंपलसरी, इन सब के कोर्सेज मिलेंगे, कंप्लीट कोर्सेज मिलेंगे बिल्कुल मिनिमम रेट पर। ओनली 99 रुपये पर हम आपको पूरा कोर्स दे रहे हैं 1 साल की वैलिडिटी के साथ। इस 99 रुपये के कोर्स में हम आपको चैप्टर वाइज जो आपके चैप्टर्स हैं सिलेबस में, उस चैप्टर वाइज हम प्रत्येक चैप्टर की पीडीएफ, प्रत्येक चैप्टर के नोट्स जो है वो पीडीएफ के रूप में अवेलेबल कराते हैं। उसका वीडियो वहाँ पे आपको मिलेगा। उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं, बहुविकल्पात्मक प्रश्न जो बनते हैं, वो आपको वहाँ पे मिलेंगे। उससे से रिलेटेड जो ऑनलाइन टेस्ट है, ये ऑनलाइन टेस्ट होता है बच्चों, जो आप सबमिट करोगे हाथ हाथ आपको रिजल्ट मिलेगा, गलत कौन सा राइट कौन सा हुआ, गलत हुआ उसका राइट आंसर क्या, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। तो ऑनलाइन टेस्ट उसमें आपको मिलेगा, एमसीक्यूज मिलेंगे, प्रश्न उत्तर मिलेंगे, सारी जो है वो हमारे सभी कोर्सेज में ये रहेगा। इसके अलावा हमने मॉडल पेपर्स बनाए अलग अलग सब्जेक्ट वाइज। तो मॉडल पेपर 10 मॉडल पेपर ओनली 29 रुपीज़ में, 29 रुपये में हम आपको अवेलेबल करा रहे हैं। वो भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगे, हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, सभी के। इसके अलावा हमने ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज है वो अलग से लॉन्च करी है, और हमारे 5000 जो हमने हिस्ट्री, पॉलिटिकल के 2-2000, हिंदी साहित्य, हिंदी कंपलसरी के जो क्वेश्चन आंसर्स की जो सीरीज लॉन्च करी है वो भी आपको वहां पे मिल जाएगी। तो ये सारी सीरीज आपको हमारे ऐप में मिलेगी। नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है बच्चों 9079622989। इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है। अगले हमारे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। और बच्चों प्रश्न है हमारा 20वां कि फीचर के कोई 4 प्रकार बताइए। सीधा सीधा लिखना है कि फीचर के 4 प्रकार इस प्रकार है। एक तो है व्यक्तिगत फीचर, दूसरा है समाचार फीचर, तीसरा है चित्रपरक फीचर, और फिर है यात्रा परक फीचर। बिल्कुल सिंपल आपको ये 4 जो प्रकार होते हैं फीचर के, ये लिखना है। नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी उसमें फीचर कैसे लिखते हैं, फीचर लेखन किसी खास टॉपिक पर अपन फीचर लेखन करेंगे, हम आलेख लेखन करेंगे, हम व्याकरण के प्रश्न उत्तर करेंगे, हम कविताओं से जो हमारा पद्य भाग है उससे प्रश्न उत्तर करेंगे, हमारा जो आपके अलंकार और जो आपके व्याकरण वाले जितने भी टॉपिक है, शब्द शक्ति वगैरह वगैरह, इन सबसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है वो भी करेंगे। और पत्र और प्रारूप लेखन है वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आ रहा हूं, तो वो भी अपन करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको मिलेगी हमारे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई कमेंट है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।